नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सर्राफा गली में संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में गुरुवार देर रात व्यापारियों ने एक संदिग्ध युवक को असलहे के साथ पकड़ लिया। युवक अपने 4-5 साथियों के साथ वारदात की योजना बना रहा था। व्यापारियों ने सर्राफा गली में रेकी कर रहे इस युवक को पकड़ लिया है। तुरंत पुलिस को सूचना दी है। कप्तानगंज के थानाध्यक्ष आलोक सोनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक को हिरासत में लिया है। सीओ को भी जानकारी दी गई है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। फरार साथियों की तलाश में भी कई टीमें लगाई गई है। घटना से कस्बे में दहशत का माहौल है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित खेल स्पर्धा कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट वितरित किए। केंद्रीय राज्य विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर कटाक्ष भी किया। टैरिफ के सवाल पर बोले कि ऐसे छोटे मोटे तूफानों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहा, साउथ ग्लोब के देश भारत को अपना लीडर मानते हैं। उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। स्वीकृति पत्र समेत अन्य सामग्रियों का वितरण हुआ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को जनपद ललितपुर के कल्याण सिंह सभागार में विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र, किट, टैबलेट और अन्य सामग्री वितरित किए। उन्होंने अपने हाथों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 प्री स्कूल किट, पोषण अभियान के अंतर्गत 10 पोषण पोटली, पीएम आरोग्य योजना के अंतर्गत 100 आयुष्मान कार्ड, स्वामित्व योजना के अंतर्गत 300 घरौनी, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 100 पात्र लाभार्थियों को चाबी वितरित किया गया। इसके साथ ही 120 लाभार्थियों को ऋण भी स्वीकृत किया गया है। 100 नवीन अंत्योदय राशन कार्ड का भी वितरण किया गया है। 5 ई रिक्शा का वितरण किया गया है। छात्राओं को 300 टैबलेट वितरित किया गया है। इसके साथ ही बजाज पावर प्लांट द्वारा 50 प्री स्कूल किट उपलब्ध कराने के लिए उनके प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दवाओं का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। बरगदवा थाना क्षेत्र में एसएसबी और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में 4000 नशीली टैबलेट, 180 इंजेक्शन बरामद की गई है। कार्रवाई में 37 बोतल नशीली सिरप भी जब्त की गई है, जिसकी पहचान कर ली गई है। जबकि एक तस्कर के बारे में बताया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पुष्टि आशीष चौधरी के रूप में की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी तेज है। एसएसबी डिप्टी कमांडेंट महावीर भामू और इंस्पेक्टर विशाल कुमार की टीम को सफलता मिली। रामपुर में गुरुवार को मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आपस में भिड़ गए। अधिकारी विकास कार्यों की जांच के लिए गांव में पहुंचे थे। उनके और पुलिसकर्मियों के सामने ही दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। 30 लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करने लगे। इस दौरान एक दरोगा ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लोगों पर बेल्ट चलाए। घटना में एक पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हुए हैं। मामला टांडा क्षेत्र के खुशहालपुर गाँव का है। 3 महीने पहले खुशहालपुर गांव में लोगों ने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया था, विकास की मांग की थी। उनका आरोप था कि काम में भ्रष्टाचार हुआ है। गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अफसर पहुंचे। टीम जांच करने के लिए गांव गई। जांच शुरू होते ही प्रधान वकील अहमद और पूर्व प्रधान नूर हसन के समर्थक आमने सामने लड़ाई लड़ने लगे। अफसरों के साथ पुलिसकर्मियों ने स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठियां चलाई। बीजेपी का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, पत्थरबाजी भी की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। बिहार सरकार के मंत्री
नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को वो चेतावनी देते हैं, आपने मां का अपमान किया है, एक एक बिहार का बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। हम प्रदर्शन करने आए थे, कांग्रेस कार्यालय के अंदर से वार किया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता बंदूक और ईंट से नहीं डरते। हम मां के अपमान का बदला लेकर रहे हैं। यूपी के अमरोहा के जनपद गजरौला गुड्डू बाजार चौराहे पर यातायात पुलिस और नगर पालिका कर्मी ने गुरुवार को नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया। गजरौला नगर के बुद्ध बाजार, खाद गुर्जर चौराहा, शिव इंटर कॉलेज तमाम जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया है। मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया गया। अतिक्रमण अभियान के दौरान सड़क पर दुकानदारों द्वारा रखे गए सामान, ठेले, अवैध रूप से खड़े वाहन तथा ठेली पटरी को हटवाया गया है। साथ ही उन सार्वजनिक वाहनों और बसों पर विशेष निगरानी की गई जो बिना अनुमति और फिटनेस के संचालित हो रहे थे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना था, आमजन को सुरक्षा प्रदान करना, अवैध कब्जों को समाप्त करना था। अभियान में यातायात पुलिस और नगर पालिका कर्मी सहित प्रशासन की संयुक्त टीम मौजूद रही। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कालाखेड़ा में दहेज लोभियों की हैवानियत सामने आई है। 10 लाख रुपए और कार न मिलने पर विवाहिता को तेजाब पिला दिया गया है। 17 दिन बाद विवाहिता ने दम तोड़ दिया। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को जबरन तेजाब पिला दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 1 साल पहले गुलफिजा की शादी परवेज से हुई थी। शादी के बाद से ही पति, सास, ससुर और अन्य लोग 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। दहेज न मिलने पर गुलफिजा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। 11 अगस्त को ससुराल वालों ने गुलफिजा को तेजाब पिला दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गई। इससे पहले पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने परवेज समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद ही पिता ने आरोप लगाया है कि अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र स्थित ओम बच्चा क्लिनिक में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिजन नवजात को इलाज के लिए ओम बच्चा क्लिनिक लाए थे, जहां मौजूद कथित डॉक्टर ने बिना सही जांच के इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान शिशु की हालत बिगड़ती गई और अंततः उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत से गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक पर जमकर हंगामा काटा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। झोला छाप डॉक्टर्स के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार उनकी बातों को नहीं सुनता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब विभाग किसी और बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। बागपत में महज 24 घंटे में हुई हत्या की दूसरी वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। दिन निकलते ही पूरा गांव पुलिस के कदम ताल के साथ नींद खुली है। यहां 2 दिन से लापता युवक की लाश खेत में पड़ी थी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। न वहां पर बॉडी पर कोई जख्म के निशान मिले, न कोई चोट। परिवार को शक है कि गांव के ही 2 युवकों ने हत्या की है। परिजनों की शिकायत के अनुसार 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। 26 अगस्त 2025 से आकाश नाम का एक युवक लापता चल रहा था। खेत में एक लाश पड़ी है, इसकी सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, शिनाख्त की, जिसमें पता चला कि ये शव आकाश का ही है। परिजनों ने बताया कि 4 भाइयों में आकाश सबसे छोटा था। गांव के 2 युवकों पर उन्होंने शक जताया है। इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। खबर कुशीनगर से है, जहां डीजे के मंच पर भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार की अचानक मौत हो गई। कार्यक्रम में मंचन के दौरान कलाकार के मंच पर गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग मंच से कूदकर भागने लगे। हृदय विदारक घटना की खबर पूरे मेले में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मेला क्षेत्र में मातम पसर गया। मौजूद लोगों ने कलाकार को स्थानीय CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कार्यक्रम का मंचन करते समय मृतक अचानक मंच पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पीलीभीत जनपद की बिलसंडा पुलिस ने दहेज हत्या के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामला थाना माधोटांडा क्षेत्र के नारायणपुर बुजुर्ग गांव का है, जहां के निवासी सियाराम ने अपनी बेटी की शादी बिलसंडा के अंतर्गत महोलिया गांव निवासी सोनू से की थी। सीमा के पिता सियाराम का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसके ऊपर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने जा रहा था। प्रताड़ना से तंग आकर सीमा ने आत्महत्या कर ली है। 7 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोनू, उसके पिता और मां को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को टोक्यो पहुंचे। टोक्यो पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह नजर आया। टोक्यो में पीएम मोदी के स्वागत के दौरान भारतीय परंपरा की झलक दिखी। राजस्थानी पोशाक पहने जापानी महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीत में गाना गाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। इस बीच राजस्थानी लोकगीत के साथ पीएम मोदी का स्वागत करने वाली एक जापानी महिला ने कहा, मैं राजस्थानी मधु नाम से जानी जाती हूँ। मैंने उनका स्वागत हिंदी में किया और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं गा सकती हूँ। मैंने हाँ में जवाब दिया और उनके लिए एक भजन गाया। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री मोदी जापान के टोक्यो पहुंच गए हैं। पीएम भारत जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शाम को व्यापक चर्चा करेंगे। अपने प्रस्थान वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करेगी। मोदी 29 से 30 अगस्त को जापान यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मिलने पहुंचे। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव के बीच सीमा सुरक्षा बलों के प्रमुखों के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय बैठक ढाका में संपन्न हुई। इस दौरान बीएसएफ ने साफ संदेश दिया कि हम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजते रहेंगे। बातचीत में केंद्र में अवैध घुसपैठ, सीमा पर हिंसा और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दे रहे। भारत ने स्पष्ट किया है वह केवल अवैध घुसपैठियों को ही वापस भेज रहा है। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने इस अवसर पर बीजीबी के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशफुज्जमा सिद्दीकी के साथ आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा, भारत से बांग्लादेश भेजे जा रहे लोग वे हैं जो अवैध रूप से घुसे हैं और उन्हें उचित प्रक्रियाओं के तहत ही वापस भेजा जा रहा है। चौधरी ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के पास कानूनी प्रत्यावर्तन का एक स्थापित तंत्र है जिसके माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाता है। ईरान ने इजरायल के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज की एक टिप्पणी के बाद ईरान ने ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत अहमद सादेगी को वापस बुला लिया है। इससे दोनों देशों में तनाव और अधिक बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ईरान द्वारा यहूदियों पर हमले करवाने का आरोप लगाने के बाद अयातुल्ला अली खमेनी को चेतावनी दी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ईरानी राजदूत अहमद सादगी को देश छोड़ते देखा गया। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अल्बनीज से देश छोड़ने का आदेश मिल गया था। अल्बनीज ने आरोप लगाया है कि तेहरान यहूदियों पर हमले करवा रहा है और उसने ऑस्ट्रेलिया में भी कम से कम 2 यहूदी विरोधी आगजनी हमलों की योजना बनाई थी। भारत और अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ वॉर के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा विवाद को लेकर चीन की सेना ने एक बड़ा बयान दिया है। चीनी सेना पीएलए ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाल ही में भारत के साथ हुई रचनात्मक सीमा वार्ता में 10 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। भारत और चीन के बीच इन दिनों नज़दीकियां बढ़ने के बाद चीनी रक्षा मंत्रालय ने टिप्पणी की। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियोंगयांग ने कहा कि 19 अगस्त को दिल्ली में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच भारत सीमा वार्ता हुई थी। इसमें स्पष्ट और सकारात्मक चर्चा हुई। 10 सूत्रीय आम सहमति बनी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है कि वे राजनयिक और सैन्य माध्यमों का उपयोग करते हुए सीमा प्रबंधन और नियंत्रण को और मजबूत करेंगे।
अमेरिका के फाइटर जेट्स कितने दमदार और एडवांस है, हाल के दिनों में उसकी पोल खुल गई है। हाल ही में अलास्का में अमेरिका का बेहद एडवांस माने जाने वाला F-35 फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गया था। अब कुछ ऐसा ही पोलैंड में भी देखने को मिला है। पोलैंड के एयर शो में रिहर्सल के दौरान F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। हादसे के दौरान F-16 फाइटर प्लेन आग का गोला बन गया और काफी दूर तक जमीन पर घिसटता चला गया। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोस्नियाक कामीज ने विमान हादसे की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी श्रद्धांजलि सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि F-16 विमान दुर्घटना में एक पॉलिश पायलट की मौत हो गई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पॉलिश आर्मी के मुताबिक सेंट्रल पोलैंड के राडोम में आगामी एयर शो के पूर्वाभ्यास के दौरान गुरुवार को वायुसेना का F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। F-16 फाइटर जेट को फाइटिंग फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अमेरिकी निर्मित सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह विमान हल्का, तेज और तकनीकी रूप से उन्नत माना जाता है। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेट सदस्यों ने राष्ट्रपति ट्रंप की उस नीति की कड़ी आलोचना की है जिसमें भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए विशेष रूप से निशाना बनाया गया। डेमोक्रेट सांसदों ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीद करने वाले चीन या अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने की बजाय ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के जरिए भारत को निशाना बनाया है। यह यूक्रेन के समर्थन का मुद्दा ही नहीं है। सांसदों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख का हवाला देते हुए कहा, यदि ट्रंप प्रशासन रूसी तेल खरीदने वाले सभी देशों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता तो नीतिगत संदेश स्पष्ट होता। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।